वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026। देखिए, ये बिल सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि इसने इंडिया में पहचान यानी आइडेंटिटी की एक बहुत ही बुनियादी बहस को फिर से शुरू कर दिया है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। और ये पूरी बहस पता है एक बहुत सिंपल से सवाल पर आकर रुक जाती है, किसी भी इंसान की लीगल आइडेंटिटी को कैसे मान्यता मिलनी चाहिए। एक बार सोचकर देखिए, क्या ये सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित होनी चाहिए, जहां एक व्यक्ति को अपनी पहचान खुद बताने की आजादी हो, या फिर इसके लिए एक्सटर्नल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़नी चाहिए, जहां कोई बाहरी अथॉरिटी या कोई कमेटी इस पहचान को सर्टिफाई करे। बस यही एक सवाल इस पूरे बिल का सेंट्रल थीम है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? साल 2026 में एक नया बिल लाया गया है जो 2019 के ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट को अमेंड करना चाहता है, यानी उसमें बदलाव लाना चाहता है। और यहां समझने वाली बात यह है कि ये अमेंडमेंट्स बस ऊपरी नहीं है, कॉस्मेटिक नहीं है। ये कानून में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक दार्शनिक बदलाव लाने का प्रस्ताव है। इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत हाई यील्ड टॉपिक बन जाता है। इस बिल का सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन में ही है, उसकी परिभाषा में ही है। यहां पूरी नींव ही बदल रही है। सेल्फ परसेप्शन से हटकर अब स्पेसिफिक, पहले से तय की गई कैटेगरीज की तरफ फोकस शिफ्ट हो रहा है। आइए देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है। इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए, यह कंपैरिजन बहुत जरूरी है। 2019 का एक्ट लैंडमार्क नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट की स्पिरिट पर बना था, जिसने कहा था कि आइडेंटिटी सेल्फ परसीव्ड होती है। अब ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी क्या है? इसका मतलब है किसी व्यक्ति का अपने जेंडर को लेकर इंटरनल एक गहरी भावना, जो हो सकता है उस सेक्स से अलग हो जो उन्हें जन्म के वक्त असाइन किया गया था। लेकिन अब 2026 बिल को देखिए, यह कहता है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी किन्नर या हिजरा जैसी स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज या फिर बायोलॉजिकल वेरिएशंस पर आधारित होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं, फोकस एकदम से एक व्यक्ति के इंटरनल सेंस से हटकर एक्सटर्नल डिफाइंड कैटेगरीज पर जा रहा है। और इस बदलाव को और भी साफ करने के लिए बिल यह स्पष्ट कहता है कि सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटीज को इस नई डेफिनेशन से बाहर रखा जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो बायोलॉजिकली मेल है अपने इंटरनल सेंस के आधार पर खुद को एक महिला मानता है, तो इस नए बिल के तहत उन्हें कानूनी तौर पर ट्रांसजेंडर पर्सन की मान्यता नहीं मिलेगी जब तक कि वो उन स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल या बायोलॉजिकल कैटेगरीज में फिट ना होते हों। तो इस बदलाव को कानूनी तौर पर लागू कैसे किया जाएगा, ये आपके मेंस आंसर्स के लिए की पॉइंट है, तो इसे नोट कर लीजिए। बिल 2019 एक्ट के सेक्शन 42 को ओमिट करने का प्रस्ताव रखता है, यानी पूरी तरह से हटाने का। अब यह सेक्शन इतना जरूरी क्यों है? सेक्शन 42 ही वो प्रोविजन था जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के सिद्धांत को कानूनी मान्यता देता था, यानी एक व्यक्ति को अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार। इसका हटना इस पूरे कानून के दर्शन में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है। अब देखिए, अगर आइडेंटिटी की डेफिनेशन बदलेगी तो जाहिर सी बात है कि उस आइडेंटिटी को मान्यता देने का प्रोसेस भी बदलेगा। और यहीं से हम दूसरे बड़े अमेंडमेंट पर आते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन से अनिवार्य वेरिफिकेशन तक का सफर। तो पहले प्रोसेस क्या था? 2019 एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकता था और उनकी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के आधार पर उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी मिल जाता था। सबसे जरूरी बात, किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन 2026 का बिल एक मेडिकल बोर्ड ला रहा है जिसके हेड चीफ मेडिकल ऑफिसर या डेप्यूटी सीएमओ होंगे, और यह बोर्ड अब अथॉरिटीज की मदद करेगा एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में। तो इसका असर यह हुआ कि प्रोसेस अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ना रहकर बहुत हद तक मेडिकलाइज्ड हो रहा है। डेफिनेशन और प्रोसेस के अलावा बिल दो और जरूरी एरियाज में बदलाव ला रहा है। पहला, अपराधों के लिए पेनल्टीज यानी सजा, और दूसरा, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का स्ट्रक्चर। यह बिल ग्रेडेड पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस करता है ट्रांसजेंडर पर्संस के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए। अब इसका मतलब क्या है? ग्रेडेड पनिशमेंट एक टीयर्ड सिस्टम है जहां सजा की गंभीरता अपराध की गंभीरता से मैच करती है। अब्यूज, फोर्स्ड लेबर या किसी को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी में धकेलने जैसे अपराधों के लिए सजा को काफी बढ़ा दिया गया है। अब ये आजीवन कारावास तक जा सकती है। ये एक साफ कदम है बेहतर कानूनी सुरक्षा की तरफ।
स्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस के कॉम्पोजिशन को मॉडिफाई किया जा रहा है। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होंगे, और वो भी रोटेशनल बेसिस पर। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में एक कदम है, जिससे पॉलिसी मेकिंग में स्टेट्स की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो अब तक हमने ये कवर कर लिया है कि क्या बदलाव हो रहे हैं, लेकिन हमारे एनालिसिस के लिए ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि आखिर क्यों ये बदलाव लाए जा रहे हैं। हर अमेंडमेंट के साथ सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल रैशनल आता है। चलिए अब उसको देखते हैं। सरकार को क्यों लगता है कि इन अमेंडमेंट्स की जरूरत है? सरकार के तीन मुख्य तर्क हैं। पहला, इंप्रूव्ड इंप्लीमेंटेशन। उनका कहना है कि नई क्लियर डेफिनेशन से 2019 एक्ट की एम्बिग्विटीज यानी जो अस्पष्टताएं थीं वो दूर होंगी और कानून को लागू करना आसान होगा। दूसरा, स्ट्रॉन्गर लीगल सेफगार्ड्स। ग्रेडेड पनिशमेंट से एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलेगी। और तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडीली इंटेग्रिटी। जबरदस्ती आइडेंटिटी चेंज को सजा के दायरे में लाकर बिल डिग्निटी और बॉडीली ऑटोनॉमी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को और मजबूत करता है। तो एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट होने के नाते आपका काम है इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। इस पूरी चर्चा के बाद हम वहीं उस बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब लीगल आइडेंटिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन के मॉडल से हटकर एक्सटर्नल वैलिडेशन के मॉडल की तरफ जाती है, तो क्या पाया जाता है और क्या खोया जाता है? इसके प्रोस और कॉन्स क्या हैं? समाज पर इसका क्या असर होगा? यह बिल्कुल एक मेंस का सवाल बन सकता है, इसलिए इस पर जरूर सोचिए। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.